आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने किसानों को और किसी और को साथ लेने की आपको ज़रूरत नहीं लगती कि और क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है जब ज़्यादा लोग मिल जाएँ। आरटीआई में अगर शिकायत करी है या आरटीआई मैंने डाली है, जानकारी ली है, तो सबसे पहले तो आपको हत्या का मामला आएगा, डराएंगे, धमकाएंगे, खूब होता है, मेरे साथ भी खूब हुआ है। सब फोन पे धमके मिले हैं। बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो सोयाबीन की कहीं वो उसको प्रमाणित कर रही है और वहाँ तो फसल ही दूसरी है जो आपको मिले रिकॉर्ड के अनुसार। तो कितने का घपला नहीं, घोटाला है और यही जो मैं कह रहा हूँ 2 जिलों में यही घोटाला आपके सामने आया है कि आपने कर दिया सोयाबीन प्रमाणित और वहाँ पाया गया धान और दूसरी फसलें। तो ये रकबा एक सबसे बड़ा परेशानी वाला मामला है कि साहब आप 70,700 क्विंटल गेहूं खरीदते हैं, लेकिन जो रकबा बताते हैं वो केवल 12 क्विंटल का ही आता है। इसका मतलब ये कोई इतना बड़ा घोटाला मामला है। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों की है। मान लीजिए कि अगर बीज दिया गया, बीज के नाम पर जो मंडी से लाया गया सोयाबीन या गेहूं बेचा गया, तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो किसानों के नाम पर मंडी से लाया गया अगर बीज बेचा गया है, तो किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का है। सबसे पहला यह उपयोग है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार इसकी जांच करे और जितने भी किसानों को जितना नुकसान हुआ है वो दिलाई जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश इन दिनों खासी चर्चाओं में है। यहां लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ईडी कहलाती है, इनकम टैक्स कहलाता है, वो सिलसिलेवार रेड कर रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने भी छापामार कार्रवाई की है और बीते सप्ताह भर से मध्य प्रदेश देश भर में सुर्खियों में, और सुर्खियों में क्यों है कि भ्रष्टाचार के जो मामले मसले हैं, अलग अलग महकमों में अलग अलग तरीके के जो नेक्सस हैं, वो इन छापे के बाद उजागर होते चले जा रहे हैं। यहां मध्य प्रदेश में एक गोल्डन कार मिली जिसमें 40 करोड़ रुपए का सोना, 10 करोड़ रुपए नगद राशि मिली और एक ऐसे सिपाही का पता चला है जिसकी 200 करोड़ रुपए के लगभग की संपत्ति होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और वैसे भी बार-बार कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और जो घपले, घोटाले इन्हें लेकर यहां बहुत सारी शिकायतें लंबे वक्त से हो रही हैं। और खास बात यह है कि बीते 2 दशक से 2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और उसके बाद से अब 2024 समाप्त होने जा रहा है। लगभग 21 बरस में कोई 15 महीने का एक कार्यकाल छोड़ दिया जाए कांग्रेस का, कमलनाथ की अगुवाई में एक 2018 में सरकार बनी थी, तो उसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहने के साथ-साथ कुछ दावे वो जो करती है, इसमें नंबर 1, उसमें नंबर 1, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश सुर्खियों में बना हुआ है, वो अपने आप में जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, उसे कहीं न कहीं एक बल मिलता है कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, फिर भ्रष्टाचार को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बातें होती हैं, मोदी जी भी करते हैं, उनका पूरा कुनबा करता है। साथ-साथ मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ये बात करते थे। अभी इस वक्त कमान मध्य प्रदेश में मोहन यादव के हाथों में है और वो भी बड़े दावे करते हैं कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा और जो भी भ्रष्टाचारी है, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन हालात क्या हैं? जैसा मैंने अपने जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस मामले की, उसमें दिख रहा है, सामने आ रहा है कि क्या स्थितियाँ भ्रष्टाचार की हैं, क्या स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर भी मध्य प्रदेश बदनाम रहा है। लेकिन अभी मैं सीमित करूंगा भ्रष्टाचार के मामले मसलों की। जैसे मैंने कहा कि ईडी की रेड यहाँ चल रही है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है और सीबीआई ने बीच में सीबीआई के अफसरों को भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा, मामलों में उनको जेल है अभी। जो सीबीआई के अफसरों को जांच सौंपी गई थी मध्य प्रदेश के एक नर्सिंग घोटाले की, उस घोटाले में वो खुद कहीं लिप्त हो गए, एक पूरा नेक्सस बन गया और वो जांच करने वाली टीम ही कहते हैं ना कि जो बागड़ वो खेत खाने लगे, वैसे कुछ हाल हुए। तो कुल मिलाकर ये जो सारे मसले मामले हैं और अभी इसी कड़ी में एक मामला, एक मसला सामने आ रहा है। यहाँ जो मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, जो किसानों के बीजों का प्रमाणीकरण करती है, इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला, घपला सामने आ रहा है और इसे लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं,
जो जर्नलिज्म में भी रहे हैं और अब वो छोड़ चुके हैं जर्नलिज्म को तो, और साथ साथ लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर सक्रिय हैं और किसान के तौर पर भी वो अब अपना आजीविका का निर्वहन तेज गति से कर रहे हैं। तो मैं चलूंगा ऐसे एक शख्स के पास और उनको जोड़ता हूं। पहले जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप हैं महेश पांडे जी। और महेश पांडे जी, मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा। महेश जी, आपका हमारे इस खास शो, खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी बातचीत शुरू करने के पहले जी कुछ, जी भाई साहब। हाँ, तो मैं बातचीत शुरू करने के पहले बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि महेश जी एक सक्रिय पत्रकार रह चुके हैं। 2 दशक से ज्यादा का आपका जर्नलिज्म का अनुभव है। अलग अलग न्यूज चैनल्स, अखबारों में आपने बड़े कुछ नाम है, पत्रिका अखबार है, न्यूज 24 चैनल है, और भी अलग अलग जगहों पर आपने सेवाएं दी हैं और प्रमुख पदों पर आप रहे हैं। लेकिन अब इन दिनों जो सक्रियता है आपकी आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर है, मैं दर्शकों को जानकारी देते हुए बता दूं। और साथ साथ आप खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं और उज्जैन से आते हैं। उज्जैन के आप जो जहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव जो जिस जिले का, जिस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, वहां से आते हैं। मैं पुनः मैं जी स्वागत करूंगा और मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूंगा कि आप काफी वक्त से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में बीज हैं, बीजों को जो प्रमाणित करने वाली संस्था है मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, और इसके साथ जो कहीं नेक्सस होता है, जो ये इस बीज को किसानों तक पहुंचाने वाली अलग अलग संस्थाएं होती हैं या जो एक भूमिका का निर्वहन करने वाली संस्थाएं हैं, क्या कुछ नेक्सस, आपने एक बड़ा नेक्सस, आपने बहुत लगातार सक्रियता आपकी रही और आपने लंबी लड़ाई के बाद कुछ आपने मुझे जो बातचीत में बताया, हम मौके की जब बात कर रहे थे कि 30-35 हजार पन्नों की आपने एक पूरे के पूरे दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से हासिल किए हैं और उसमें केवल 2 जिले, एक उज्जैन जिला और दूसरा ग्वालियर क्षेत्र को आपने कहीं कुछ उसमें कुछ दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। तो क्या कुछ पूरा घोटाला है, क्या घपला है? और आपने जैसा हमें बताया कि हजारों करोड़ का एक मध्य प्रदेश में घपला, उसमें कई राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं, महाराष्ट्र जैसा राज्य, राजस्थान जैसा राज्य, छत्तीसगढ़, बिहार, कई सारे राज्यों की आपने बात की। कुल मिलाकर ये मसला मामला क्या है? शुरुआती नोट आपका महेश जी। सबसे पहले मैंने जब किसानों के बीच में देखा कि साहब सबसे पहले उत्पादन क्यों किसानों का खराब हो रहा है, तो मुझे पता चला कि सबसे पहले जो बीज है उनके कारण उत्पादन किसानों का बहुत कम आ रहा है और किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर मैंने इसमें से एक पूरी एक लाइन बनाना शुरू करी कि सबसे पहले बीज कहाँ से आता है। तो पता लगा कि भाई जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो खर किसानों को देती है। फिर मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, वो टैग करती है, सर्टिफाई देकर बताती है कि साहब बेहतरीन उत्पादन हो रहा है और दे रहे हैं उसको, किसानों ने खरीदा। फिर मैंने पता करा कि भाई इसमें आपने जो टैग करा है, जो उसमें सर्टिफाई दे रखा है, उसके लिए आपने निरीक्षण करा है क्या? बोले साहब 2-2 बार निरीक्षण किए होंगे, वो तो नियम है हमारा कि निरीक्षण 2 बार करते हैं। फिर किसानों से जब मैंने पूछा कि साहब आपके यहाँ तो कहीं, जब मैंने इसमें आरटीआई लगाई तो आरटीआई में बताया गया कि साहब ग्वालियर के अशोकनगर में सोयाबीन लगा रखी है और जेएस 335 है जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलती है। हमने जब आरटीआई लगाई तो आरटीआई लोक सूचना अधिकारी से निरस्त हुई, एमडी से निरस्त हुई, फिर राज्य सूचना आयोग से हमें दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में हमें पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था बताता है कि साहब जो दस्तावेज है किसानों का पंजीयन, पंजीयन होता है मतलब जो सर्टिफाई के लिए जो एक आवेदन देते हैं उसको पंजीयन बोलते हैं। तो उस पंजीयन में बताया गया कि साहब इनके यहाँ जेएस 300 सोयाबीन लगाया गया है और उसको बेचा भी गया है, कंपनियों को मिला गया है। फिर हमने गिरदावरी लगाई, भाई गिरदावरी सर्टिफाई गिरदावरी होती है। तो हमने पूछा कि साहब गिरदावरी के कॉपी दस्तावेज देखे, तो गिरदावरी में यह बताया गया कि किसानों के यहाँ तो धान और उड़द लगी हुई है। तो हमने फिर दोनों को उसका सर्वे क्रमांक और बाकी चीजों में दस्तावेज देखे, तो पता चला कि साहब केवल मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था सोयाबीन बता रहा है और जो कलेक्टर की जो गिरदावरी होती है पटवारी की, उसमें बताया गया कि साहब इसमें तो उड़द है और धान लगा हुआ है। रकबे में भी हैसियत देखा गया है कि भाई जो रकबा है 14-15 हेक्टेयर बताया गया है, लेकिन जो दस्तावेज देखा जाता है वो 1 हेक्टेयर से भी कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने, हम शुरुआती दौर में देखे तो मैं शायद 2 ऐसे जिले हैं, एक आपका उज्जैन जिला हो गया और दूसरा आपने अशोकनगर, यहाँ के दस्तावेज आपने हासिल किए हैं। कुल मिलाकर हाँ। कितने का भ्रष्टाचार ये आपको लगता है? आपने जो आकलन किया है, दस्तावेज आपके पास हैं आपने, और ये बहुत ही सनसनीखेज है कि
जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो सोयाबीन की कहीं वो उसको प्रमाणित कर रही है, और वहां तो फसल ही दूसरी है जो आपको मिले रिकॉर्ड के अनुसार। तो कितने का नहीं घपला घोटाला तो है, और यही जो मैं कह रहा हूं, 2 जिलों में यही घोटाला आपके सामने आया है कि आपने कर दिया सोयाबीन प्रमाणित और वहां पाया गया धान और दूसरी फसलें, उड़द। उसमें ये हुआ कि हमने तो सैंपलिंग के थ्रू पे देखा था कि सैंपल हम इतने बड़े 52 जिलों में तो हम दे नहीं पाएंगे, तो हमने केवल सैंपलिंग के लिए सबसे पहले उज्जैन में शुरू करा, धार में, वहां ग्वालियर में करा। ग्वालियर में पता पड़ा कि साहब जो जेएस 335 होता है वो महाराष्ट्र में बहुत बेचा जाता है। तो हमने पूछा उसमें राज्य सूचना आयोग से जो दस्तावेज मिले, तो उसमें हमारा बताया गया कि साहब ये तो जेएस 335 है। फिर हमने जब गिरदावरी देखी, चूंकि हम इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं मिला रहे हैं, जो दोनों सरकारी दस्तावेज हैं, भाई गिरदावरी है, पटवारी जाके स्पॉट पे देखता है, किसानों से देखता है, बताता है कि साहब आपने क्या बोया है, तो वो गिरदावरी रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाता है। इसका मतलब कि हमारे पास दोनों सरकारी दस्तावेज हैं, एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड का है गिरदावरी, दूसरा मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के जो दोनों निरीक्षण करें वो देखा जाता है। हमने दोनों चीजों को देखा कि भाई इसमें तो दोनों अलग अलग चीजें अंतर हैं। गिरदावरी बताएगा कि धान है, और राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था बताता है कि साहब सोयाबीन है। अब ये मल्टी तो बना नहीं सकते, एक के ऊपर रख नहीं सकते हैं कि बीज प्रमाणीकरण का सोयाबीन है और गिरदावरी का धान है। तो ये चीजें भी हमने देखने में समझ में आई। फिर हमने पूछा कि साहब आपने 3,500 क्विंटल सोयाबीन खरीदा है, तो आप साइकिल पे रख के तो लाए नहीं है। भाई अगर बिल्कुल, लाए उसकी हो तो हमें उसकी भी बताओ वो साइकिल। ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ ब्यौरा होना चाहिए होगा शायद। हाँ नहीं भाई, आप बीज प्रमाणीकरण ने तो बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कराए, तो कंपनी के पास कैसे ट्रांसपोर्टेशन से कहाँ गए हैं? अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन से भेजा है तो हम टोल से चेक कर लेंगे कि साहब किस तारीख पे गए हुए हैं, वो मिल जाएगा। और पहली चीज, ऐसी कौन सी न्यूट्रन की जो न्यूट्रल का कोई नियम होगा कि वो सीधे धान को सोयाबीन बता दे, तो साहब हमें भी मदद करे। गिरदावरी में धान बता रहा है और ये सोयाबीन बता रहा है, ये असंभव वाली चीजें हैं। फिर हमने मध्य प्रदेश में उज्जैन जिलों में भी देखा। उज्जैन में मुझे ये मालूम पड़ा कि घटिया में एक ही किसान के नाम पर एक ही रकबे में एक ही जमीन पे दो दो बार गेहूं कर ली। मैंने कहा भाई आपने 25 घंटे में तो कहीं ऐसा नहीं है कि गेहूं दो दो बार कर ली है, तो वो भी बता दीजिए। तो हमने जब दस्तावेज देखे तो एक ही सर्वे क्रमांक है, एक ही 2020-21 में है। तो आप एक के ऊपर एक मल्टी तो बना नहीं सकते, मल्टी बना सकते हैं तो वो हमें तरीका बताओ तो हम बाकी किसानों को दें। तो ऐसे दस्तावेज भी मिले कि साहब एक ही नाम पे दो दो बार गेहूं कर लिए उन्हें, और एक ही कंपनी ने लिए। फिर हमने पूछा कि साहब आपके पास गेहूं लगा हुआ है, लेकिन हमने गिरदावरी में देखा कि भाई टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, सब लगा हुआ है। रकबा इतना कम पता पड़ा है कि भाई जहाँ के आप 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है, 30 हेक्टेयर होगा, लेकिन जब हमने दस्तावेज देखे तो उसमें 0.22 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है। तो ये रकबा एक सबसे बड़ा परेशानी वाला मामला है कि साहब आप 70,700 क्विंटल गेहूं खरीदते हैं, लेकिन जो रकबा बताते हैं वो केवल 12 क्विंटल का ही आता है। इसका मतलब ये कोई इतना बड़ा घोटाला मामला है। बिल्कुल। कितना लगभग अभी जो 2 डिस्ट्रिक्ट आप जिसको आपने सैंपल के थ्रू पकड़ा है, कितने का घोटाला होगा लगभग लगभग? सैंपलिंग के आधार पर हम देखें तो ये हजारों का करोड़ों का है। अब चूंकि इसको हम सरकार के दस्तावेजों पे कुछ बता नहीं पाएंगे, ये एक अनुमान 10,000 करोड़ से ऊपर मान सकते हैं अपन। और आप काफी वक्त से इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने काफी दस्तावेज बीते 2-3 सालों के इकट्ठे किए हैं। शिकायतें आपने कहाँ-कहाँ की हैं महेश जी, और क्या आपको रिस्पांस मिल पाया है? कहाँ-कहाँ आप गए? क्या रुख है, क्या रवैया है यहाँ सरकार का? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनी हुई है। मोहन यादव तो बार बार कहते नहीं हैं कि नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपकी शिकायतें आपने कहाँ कहाँ की हैं? आपको अफसरों से क्या एक रिस्पॉन्स मिला है, कुछ नहीं मिला? पहले वो बताइए, फिर मैं सरकार के बारे में पूछता हूँ आपसे। नहीं, हमने सबसे पहले जैसे बीच में कलेक्टर ऑफिसों में शिकायत करी, फिर मैंने ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत करी। 2 बार शिकायतें हुई हैं। मैंने पहली करी उसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण में कि इसके पुराने जो आप सब दस्तावेज हमारे पास आ गए थे राज्य सूचना आयोग के, तो हमने 2023 अक्टूबर में भी कर दी शिकायत हमने। फिर उसके बाद 2024 में भी हमने अगस्त के आसपास भी हमने शिकायत करी। इस तरीके से 2 मामलों में हमारे दस्तावेज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में हमने शिकायत की है और उसको जांच करने के लिए है। अब चूंकि दस्तावेज मांगे हैं और उसमें कोई अगर कार्रवाई होगी तो अब हम वापस जाके पता करेंगे कि साहब उसमें आपने आगे और क्या करा है। हाँ, मैं बयान करने के लिए मैंने उनको बताया था, तो मैं 1 ही दिन का मुझे टाइम दिया था।
कि साहब आज एक दिन में ही आपको वापस जाके बयान देना है। तो अब ये शिकायत देखते हैं रिस्पॉन्स उसमें क्या है? इन आगे लोगों क्या का होगा। रिस्पॉन्स आपको क्या लग रहा है? जांच सही दिशा में हो पाएगी या लीपापोती जैसी कुछ आपको लग रहा है? क्या लग रहा है आपको अभी तक? नहीं, अब मैं एक और हम आर्थिक अपराध अन्वेषण में एक चिट्ठी भेजने की सोच रहा हूँ कि साहब आपने अगर दस्तावेज मिल गए हैं तो मेरे बयान करें। बयान करने के बाद अगर देखते हैं नहीं तो फिर न्यायालय जाएंगे। और बाकी आपने सरकार में किसी से आपने, क्योंकि ये मुख्यमंत्री आपके गृह जिले से हैं, उज्जैन से ही आते हैं मोहन यादव साहब, और भी यहाँ कृषकों को लेकर तो ना केवल मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो और ये मोहन यादव, ये किसानों को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें बार बार होती हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बात करती है, केंद्र की सरकार या मोदी जी की सरकार तमाम बातें करती है। आपने चिट्ठियां या शिकायतें वहां तक पहुंचाई? कुछ रिस्पॉन्स क्या है उसका? क्या है उन लोगों को किस तरफ से क्या मिल रहा है आपको? नहीं, मेरी जो अभी जांच आई है, जो मेरे जो दस्तावेज मैंने आरटीआई से लिए हैं, वो 2020-21 और 21-22 के हैं। तो उसमें मोहन जी का तो कोई मामला था ही नहीं, क्योंकि वो 2024-25 के हैं। तो ये इसके पहले की है मेरी। और उसमें मैंने आर्थिक अपराध अन्वेषण के साथ साथ मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने बताया था कि साहब इसमें जांच होनी चाहिए। और ये मैंने बताया कि साहब आपके यहाँ जांच की मांग तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी कर सकते हैं। वो एक बहुत हाँ, मैं अब जिम्मेदार। व्यक्तिगत हम जी, व्यक्तिगत मिलने जाना सोच रहा हूँ मैं भी, कि मैं जाके व्यक्तिगत दस्तावेज देना चाह रहा हूँ कि साहब आपके यहाँ अगर पुरानी कार्रवाई हुई हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। ये कि इसमें जो पहले लहसुन, प्याज, टमाटर में गेहूँ बताया गया है, तो मैंने एक चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ भी एक चिट्ठियाँ भेजी थी उसमें। उसमें मैंने बताया था कि साहब कम से कम जो सरकारी संस्था होती है, जो किसानों का खरीदती है गेहूँ वगैरह। हमने कहा था कि साहब इनकी जाँच भी होनी चाहिए, तो ये उसमें एक ये चीज़ होनी होनी चाहिए कि जो गिरदावरी के हिसाब से ही किसानों को गेहूँ का पंजीयन किया जाए। अभी 2024-25 में, इस बार 2024-25 में यह आदेश बनाया गया कि जितने भी किसान हैं, वो सरकारी संस्था से अगर गेहूँ बेचेंगे, तो उससे जियोटेक का जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो रहा है कि अगर आपके यहाँ किसान के पास 10 हेक्टेयर है, उसमें आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, गेहूँ कितना लगा है, तो उसी उसी हेक्टेयर में जो सॉफ्टवेयर में बताया जाएगा कि अगर आपके पास 2 क्विंटल या 2 हेक्टेयर गेहूँ है, 2 हेक्टेयर गेहूँ है तो उतना ही वो सरकारी दस्तावेज खरीद पाएँगे। इस ऐसा पहले नहीं होता था, अभी केवल 2024-25 में है, तो उसमें जिस सॉफ्टवेयर है वो ही बताएगा कि आपके यहाँ 10 हेक्टेयर में से कितना गेहूँ है, कितना लहसुन है, कितना प्याज है, कितना टमाटर है। ये अभी हमने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद ये बदला जा रहा है। इसमें आपने जो चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की, वहां से कोई रिस्पॉन्स मिला, कोई जवाब आया? मैंने तो इसके पहले भी मैंने शिकायतें करी थी। मैंने इसके तो पहले जवाब आपके पास कृषि किसी का जवाब आ पाया आपको? किसी ने नहीं, कोई अभी संपर्क चिट्ठी नहीं किया? आई है मुझे। नहीं, अभी नहीं आई है मुझे। किसी का कोई जवाब नहीं? आपकी जितनी जी, जवाब शिकायतें नहीं हैं, है। कोई जवाब नहीं? कोई मैंने जवाब? ऑनलाइन पे भी कृषि उत्पादन आयुक्त को भी चिट्ठी लिखी थी कि साहब ये जो ग्वालियर के आसपास जितनी सोयाबीन बेची हुई है उसकी जाँच होनी चाहिए। तो उसका मुझे अभी जवाब मिला नहीं है। वो भी मैंने ऑनलाइन पे भेजे थे। ठीक बात, ठीक बात। दूसरा आप ये बताइए कि क्या जो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट राज्यों की आपने बात की, कितने राज्य होंगे ये सब, जो जितना पूरा गोरख धंधा है? आपने कहा कि खेत में बोया गया था धान, बोई गई थी उड़द, कुछ जगहों पर आपने सब्जियों की भी बात की और बेच दिया गया कहीं ना कहीं, या बता दिया गया कि वहां तो सोयाबीन था। इन्वॉल्वमेंट कैसा है इसमें? जो नेक्सस तो दिख रहा है कि राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था और जो ये जो बाकी बीज बेचने वाली एजेंसियां या जो वो हैं इसके बिचौलिए या जो कह लीजिए उसको, इन सबका ये कहाँ इन्वॉल्वमेंट, किन किन राज्यों में इनका नेक्सस आप पा रहे हैं इस सब जो दस्तावेजों के आधार पर? मध्य प्रदेश का जो गेहूँ है वो सबसे बेहतर माना जाता है। तो सोयाबीन भी यहाँ महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत मामले पे दिया जाता है। इसका मतलब केवल सोयाबीन और गेहूँ मध्य प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भेजते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर यहाँ से बीज भेजा जाता है। तो इसमें जिस तरीके की चीजें आपने पाई हैं दस्तावेज में, तो ये निश्चित तौर पर इन राज्यों का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आता दिखेगा आपको, यदि ढंग से जांच हो जाए तो? हाँ, जाँच होनी चाहिए इसमें। उसके अलावा सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों की है। मान लीजिए कि अगर बीज दिया गया, बीज के नाम पर जो मंडी से लाया गया सोयाबीन या गेहूँ बेचा गया है, तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। अगर बीज के नाम पे किसान ने खरीदा है, तो एक तो सबसे पहले कि उस किसान को पूरा पैसा फ्री मिलना चाहिए। दूसरा उसका जो उत्पादन कम हो रहा है, वो कंपनी से दिलवानी चाहिए। ये क्या धोखाधड़ी है? बड़ी धोखाधड़ी का मामला भी कहलाएगा ये? बाकी तो भ्रष्टाचार है ही, इसमें धोखाधड़ी भी है किसानों के साथ?
भाई किसानों के नाम पर मंडी से लाया गया अगर बीज बेचा गया है, तो किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का है। कि भाई आपको सबसे पहले तो आपका जो किसान अगर सोयाबीन या गेहूं बेचा हुआ है बीज के नाम पे, तो सबसे पहले तो पूरा पैसा फर्स्ट डे देना चाहिए कि ये बोगस है। दूसरा, उनका जो उत्पादन कम हो रहा है, किसानों की आज सबसे बड़ी जो परेशानी है कि उनका उत्पादन कम हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है। तो जिन कंपनियों ने अगर बोगस बीज बेचे हैं, तो उसका पूरा उत्पादन भी दिलाया जाना चाहिए। और मेरा तो एक सबसे पहला यह उपयोग है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार इसकी जांच करे और जितने भी किसानों को जितना नुकसान हुआ है वो दिलाई जानी चाहिए। अब यदि नहीं करते हैं ये लोग इनकी तरफ से, तो आपका फाइनली क्या कदम होगा? कि आप कोर्ट जाने की आपने बात कही है, कोर्ट जाइएगा? कैसे हाँ, आपको न्याय मिलेगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी चिट्ठी और राज्य सूचना इसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी एक चिट्ठी लिखेंगे, मैं व्यक्तिगत मिलने भी जाऊंगा कि साहब बयान करिए, अगर कुछ कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं दिख रही है, तो फिर साहब न्यायालय जाना पड़ेगा। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपने किसानों को और किसी और को साथ लेने की आपको जरूरत नहीं लगती? कि और क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है जब ज्यादा लोग मिल जाए। तो अंतिम प्रश्न मेरा यही अब होगा अब कि आप लोग सब मिलजुल कर लड़ने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में? जो पीड़ित पक्ष है, किसान बहुत बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, तो कुछ ऐसी कोई योजना है आपकी? आरटीआई में अगर शिकायत करी है या आरटीआई मैंने डाली है, जानकारी ली है, तो सबसे पहले तो आपको हत्या का मामला आएगा, डराएंगे धमकाएंगे, खूब होता है, मेरे साथ भी खूब हुआ है। सब फोन पे धमके मिले हैं, कई बार शिकायतें हुई हैं। मतलब अगर मैं आरटीआई लगाने जा रहा हूँ तो या कुछ वहां मेरा बयान हो रहा है या और कुछ है, तो वहां शिकायतें में पीछे पड़ेंगे, हत्या का प्रयास हुआ है और सब चीजें रहती हैं। तो इतना होगा तो हाँ, पर ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले, चूंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मैं एक व्यक्तिगत मिलने जाऊंगा कि साहब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम किसानों को तो एक बार चीजें मिल जानी चाहिए। अब चूंकि ये 2024 से नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं बताऊंगा कि साहब कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैंने सवाल ये किया था कि आप लोग मिलजुल के इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते हैं? जो पीड़ित लोग हैं और किसान हो और भी ऐसे जो प्रभावित पक्ष हो, उनको साथ क्यों नहीं ले रहे हैं आप? ठीक है, आप अकेले तो लड़ रहे हैं। आपने कहा कि आप पे हत्या सबसे के प्रयास सबसे की गई, आपको मैनेज भी करने की कोशिश की गई होगी, खरीदने की कोशिश भी शायद की गई सब होगी चीजें आप। होती हैं। तो आप सब इन सब सब के चीजें बीच में होती हैं। इसको मिलके लड़ना क्यों नहीं चाहते? कुछ और लोगों को साथ लें, एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी के नाम से अपन ने शिकायत करी है, तो उन्हीं जो उनके पंजीयन सूची है वो सब किसानों के नाम पे है। उन किसानों से भी अगर आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर शिकायत आ सकती है, दिक्कत होगी। इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि न्यायालय के थ्रू जाए, लेकिन हाँ, जो पुराने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या और लोग हैं, या जो हमारी पत्रकार की जुड़ी हुई टीम होगी, उसको मैं इन सब से जोड़ के चलने चाह रहा हूँ कि भाई उन सबको मैं हो सकता है कि शायद मैं सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ कि साहब बताऊं कि हम लोगों से साथ जुड़ के आप बताइए कि कम से कम किसानों का अगर उत्पादन ठीक से करना है या उनको ठीक बनाना है, तो हम हमसे जुड़ना चाहिए। मैं तो सबसे ठीक है। पहले भी चाह रहा हूँ कि भाई अब मैं आरटीआई, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हाई कोर्ट भी गया, तो मुझे कोई एक अच्छे वकीलों से भी जरूर मिलना चाहिए कि साहब अगर हमारे साथ जो टीम जुड़ पाए, क्योंकि हम कोई आर्थिक तौर पे बहुत सक्षम नहीं है, तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे साथ कोई यहाँ ऐसे हाई कोर्ट से जुड़े हुए एडवोकेट्स हो, उनसे भी हम मिलना चाह रहे हैं कि साहब हमसे मदद करें। ओके, ओके, आप ठीक है, आपने आपकी लड़ाई एक निष्कर्ष तक पहुंचे, हम तो यही शुभकामनाएं देंगे। और हमारी जो मदद आपको चाहिए हो, आप इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं, इससे जुड़ा जो आपको अपडेट्स होते हैं, आपको लगता है कि हम कोई आपकी मदद थ्रू, ये जो खबर है निश्चित तौर पर सरकार तक भी पहुंचेगी, जाएगी, उसके कानों तक भी जाना ही जाना है। तो शायद उस वो जागृत हो जाए, स्वयं जागृत हो, क्योंकि बड़ा मामला है, किसानों से जुड़ा मसला मामला, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उसकी प्राथमिकता में किसान है। लेकिन जब ऐसा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला है कि आप पूरा एक, जैसे सेक्स सेक्स को कहते हैं ना कि चेंज हो गया, कि वो पुरुष को महिला, महिला को पुरुष कर दिया जा रहा है, इस तरीके का दृश्य है यहाँ पर। कि जो फसल ऐसा बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल ऐसा भी फसल ही हुआ है नहीं। किसान के। मैंने एक दस्तावेज देखे, उसमें पता पड़ा कि महिला किसान है, दस्तावेज महिला के हैं, लेकिन जो पंजीयन सूची बनाई गई है वो उनके पति के नाम पे हो गई है, फोटो उनका लगा दिया है, नाम महिला का है, फोटो जब आदमी जेंट्स का है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब आदमी ऐसी गलतियां चीजें करता भी है, हैं। गलतियां होती चली गई। बहरहाल, हम आपकी लड़ाई में साथ रहेंगे। आपने जो हम तक ये सारी चीजें पहुंचाई हैं, पहुंचेगी सरकार तक और जनता तक, और वो भी कहीं ना कहीं जुड़ेगी आपसे। और शुभकामनाएं आपको देंगे। आपको जब जरूरत हो तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। आपने हमसे बातचीत की इस पूरे मामले मसले के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप तो सुना आपने, ये थे महेश पांडे, जो उज्जैन से आते हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं, और उन्होंने
किसान जो हैं, किसान हैं और किसानों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ मामले अपने दस्तावेज जो आरटीआई के थ्रू हासिल किए और उसमें ये जो पूरा का पूरा घपला घोटाला निकल कर आता है कि ऐसा कर दिया गया है कि बेच दिया गया है बीज सोयाबीन के नाम पर और वहां फसलें थी धान या उड़द या और अन्य फसलें। तो ये जो बड़ा अजीब सी बात है कि क्या दुस्साहस है अफसरों का या घोटाला घपला करने वालों का कि वो सोचते ही नहीं है कि ये पकड़ा भी जा सकता है। सामने आ गया है और अब कहीं न कहीं जो महेश पांडे जी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने तो बॉल डाल दी है कोर्ट में, ईओडब्ल्यू के डली हुई है बॉल। उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की थी, उन्होंने और भी अन्य फोरम पे शिकायत की, जैसा उन्होंने 4 पीएम को बताया। तो अब बारी उनकी है कि उन्हें क्या कार्रवाई करना है, क्या नहीं करना। जो वो बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का ये घपला घोटाला हो सकता है, इसकी बारीकी से जांच हो जाए तो। क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा है, तो हमारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे यही अनुरोध होगा कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए और देखिए ये कि क्या हो क्या रहा है। ये जो मैंने जहां शुरू किया था कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, तो कुछ वही वानगी है। और आप जब कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? बार-बार यहाँ जो ये छापे पड़ रहे हैं, उन छापों में जैसे भ्रष्टाचार की तस्वीरें निकल-निकल कर सामने आ रही हैं, चौंका रही हैं वो, कि ये कैसा आपका संकल्प है? कैसा आपका ये दावा है? और आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश की सरकार को भी इसमें जागना होगा, उसे संज्ञान में लेना होगा, तब जाकर किसानों को शायद राहत मिलेगी और इन्हें ऐसे जो घपले घोटाले हो रहे हैं, उन्हें ठगा जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उससे शायद वो निजात पा पाएँगे और सही तरीके से उन्हें जो चाहते हैं खेती करना, एक बेहतर उत्पादन की जो उनकी कोशिश है अन्नदाता की, वो सार्थक होगी। इस चर्चा में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी ये जो खबर है आपको कैसी लगी, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन का बटन ना दबाया हो तो जॉइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।